नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इजी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका मित्र, आपका दोस्त एक नई ऊर्जा, एक नए जोश के साथ उपस्थित हूं आपके सामने अपने कल वाले बिंदु को आगे बढ़ाने के लिए। कल अपना बिंदु चल रहा था संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें अपन ने संविधान के भाग 1 में शामिल 4 प्रकार के जो अनुच्छेद थे, उनकी जो विषय वस्तु थी उसके बारे में चर्चा की थी। अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4। अनुच्छेद 3 के अंदर मैंने आपको बताया था कि नए राज्यों का गठन। अब नए राज्यों का गठन किस प्रकार से होता है उसकी आज अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, इस बिंदु को आगे अपन बढ़ाते हैं। आप नोट कर लेना इस बिंदु को कि आज अपन क्या समझने जा रहे हैं। बिंदु हमारा होगा नए राज्य की स्थापना की प्रक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है मित्रों, बहुत सरल तरीके से आपको इसके बारे में बताया जाएगा। यहाँ इस बोर्ड पे आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। रटना नहीं है, आपको बिंदु केवल समझना है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो बिंदु था, उसमें जो अनुच्छेद 3 था, उसमें जो आंतरिक भाग में 5 प्रकार के परिवर्तन मैंने कल की वीडियो में आपको बताए थे। उन 5 प्रकार के परिवर्तनों में पहला परिवर्तन अपन ने जाना था कि नए राज्यों का गठन। अब नए राज्यों के गठन की क्या प्रक्रिया होती है उसकी आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं। तो नए राज्य का गठन किस प्रकार होता है समझने का प्रयास करना मित्रों। सबसे पहले आपको जानना है सर्वोच्च पदाधिकारी, जिसको अपन कहते हैं क्या, राष्ट्रपति। इसके बाद मित्रों आपको जानना है केंद्रीय मंत्रिमंडल। उसके बाद जानते हैं मित्रों विधानमंडल। आपको एक डायग्राम के माध्यम से इस विषय वस्तु को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। विषय वस्तु को समझने का प्रयास करना। राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल और केंद्रीय विधानमंडल। कल आपको बताया था आंतरिक भाग में परिवर्तन हो अनुच्छेद 3, बाह्य क्षेत्र को संघ क्षेत्र में शामिल करने की प्रक्रिया हो अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 की जो प्रक्रिया है उसको निर्वहन करती है कौन, भारत की संसद। किसके अनुसार, संविधान के अनुसार। तो देखिए नए राज्य की स्थापना की प्रक्रिया क्या होती है। तो सर्वप्रथम नए राज्य की स्थापना की प्रक्रिया का प्रस्ताव, उस प्रस्ताव को किया जाता है, क्या किया जाता है मित्रों, तैयार। नए राज्य का गठन करना है, नए राज्य की स्थापना करनी है, उसकी स्थापना की प्रक्रिया क्या होती है। तो मित्रों आपको याद रखना है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होती है वो नए राज्य के गठन का प्रस्ताव तैयार करती है और वो प्रस्ताव तैयार किया जाता है किसकी पूर्वानुमति पर, राष्ट्रपति। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। केंद्रीय मंत्रिमंडल किसकी पूर्वानुमति से नए राज्य के गठन का प्रस्ताव तैयार करती है। तो आपको याद रखना है किसके पूर्वानुमति से, राष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्रिमंडल नए राज्य के गठन का प्रस्ताव राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से तैयार करती है, मतलब राष्ट्रपति की अनुमति लेती है। फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के माध्यम से उस प्रस्ताव को रखती है संबंधित राज्य के विधानमंडल में। जैसे अपन उदाहरण के रूप में मान लें कि विभाजन करना है कौन से राज्य का, आंध्र प्रदेश का। जैसा कि आपको सर्वविदित है, आंध्र प्रदेश राज्य से अलग हुआ था भारत का राज्य कौन सा, तेलंगाना। एक उदाहरण के रूप में अपन इस प्रक्रिया को समझने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से नए राज्य के गठन की प्रक्रिया का प्रस्ताव तैयार करती है। राष्ट्रपति के माध्यम से ही, मान लो आंध्र प्रदेश राज्य का अपन विभाजन कर रहे हैं, नए राज्य का गठन करें, तो आंध्र प्रदेश के विधानमंडल में उस प्रस्ताव को क्या किया, रखा गया। जैसे ही वो प्रस्ताव रखा जाता है तो उस प्रस्ताव के लिए संबंधित विधानमंडल को दिया जाता है निश्चित समय दिया जाता है।
और उसी निश्चित समय में विधानमंडल को उस प्रस्ताव को क्या करना होता है, पारित। और पारित किसे करना होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल। यदि संबंधित राज्य का विधानमंडल निश्चित समय में उस प्रस्ताव को पारित नहीं करता है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा उस प्रस्ताव को पारित मान लिया जाता है। मैंने आपको ये बात अनुच्छेद 1 का जो अर्थ था कि भारत राज्यों का संघ है, उसके अंतर्गत बिंदु बताए थे। बिंदु में एक बिंदु लिखा था कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब जो संसद है, जो भारत की सरकार है, केंद्रीय सरकार है, केंद्रीय मंत्रिमंडल है, वो किसी राज्य का कर सकती है क्या, विभाजन, नए राज्य का निर्माण कर सकती है। तो निश्चित समय के लिए संबंधित राज्य के विधानमंडल को वो प्रस्ताव भेजा जाता है। यदि उस प्रस्ताव को पारित नहीं किया जाता है तो उसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा पारित मान लिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि संबंधित विधानमंडल की नकारात्मक व सकारात्मक सलाह का केंद्रीय मंत्रिमंडल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। दोबारा सुन लीजिए मित्रों कि जो संबंधित राज्य की विधानमंडल है उसकी नकारात्मक व या सकारात्मक सलाह का केंद्रीय मंत्रिमंडल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे ही केंद्रीय मंत्रिमंडल इस प्रस्ताव को पारित मान लेती है तो नए राज्य की कर दी जाती है क्या, स्थापना, जिसका उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 3 में। दोबारा देख लीजिए मित्रों एक बार। नए राज्य की स्थापना करती है कौन, केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से एक प्रस्ताव तैयार करती है। उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के माध्यम से संबंधित राज्य के विधानमंडल में भेजती है। विधानमंडल को निश्चित समय के लिए वो प्रस्ताव दिया जाता है, उसे पारित करना होता है। निश्चित समय में यदि वो पारित नहीं करती है तो उसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा पारित मान लिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य की जो विधानमंडल है उस विधानमंडल की नकारात्मक या सकारात्मक सलाह का केंद्रीय मंत्रिमंडल पर या संसद पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब अंतिम निर्णय माना जाता है, किसका माना जाता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, या उसे अपन कह सकते हैं भारत की संसद। तो ये प्रक्रिया है नए राज्य की स्थापना की प्रक्रिया, जिसका उल्लेख दे रखा है संविधान के अनुच्छेद किसमें, 3। उम्मीद करता हूं मित्रों आपको ये बिंदु समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारी जो YouTube चैनल या हमारी कोचिंग के जो भी अधिसूचनाएं हैं या जो भी नोटिफिकेशन है आपको समय पर प्राप्त होते रहे। अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ लिंक को शेयर कर दे ताकि वो भी इस उपलब्धि, इस सुविधा का लाभ उठा सकें। तो देखिए मित्रों, नए राज्य की स्थापना की प्रक्रिया को हमने समझा, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको इस बिंदु के और तथ्य समझाए जाते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए मित्रों, आगे अपना बिंदु क्या होगा, संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक की व्यवस्था को अपन ने अच्छी प्रकार से समझा है। उसके बाद संघ और उसके राज्य क्षेत्र में क्या प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो वर्तमान आप देख रहे हैं भारत के अंदर राज्यों की संख्या है 28 और वर्तमान देश के अंदर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या है कितनी, 8। 28 राज्य और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनसे पहले आपको पता है 29 राज्य थे और 9 केंद्र शासित प्रदेश। उन 9 केंद्र शासित प्रदेश, उन 29 राज्यों की स्थापना का क्रम किस प्रकार से चला था, किस प्रकार अलग अलग राज्यों की स्थापना की गई थी, भाषा के आधार पर राज्यों की स्थापना हुई थी, कौन कौन से आयोग थे जिन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की थी, और किस राज्य का विभाजन या किसी बड़े राज्य का विभाजन करके किसी छोटे राज्य का गठन किया गया था।
उस बिंदु की अपन चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। तो ध्यान देना मित्रों, सबसे पहले अपन कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लेते हैं। वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आपको एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। उस कहानी को आप पूरे मनोयोग के साथ सुनते रहें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक भी ऐसा बिंदु नहीं होगा, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपके रडार से बाहर हो। सारे प्रश्न आपके रडार में होंगे। आप केवल बिंदु को पूरे मनोयोग के साथ सुने। तो जो भारत के राज्य है उनका क्या ऐतिहासिक बिंदु रहा है, क्या उनका ऐतिहासिक क्रम रहा है, उसकी अपन चर्चा करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं। देखो, स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व मित्रों भारत में जो राज्य थे या भारत का जो राज्य क्षेत्र था, स्वतंत्रता से पूर्व भारत का राज्य क्षेत्र मित्रों कितने भागों में विभाजित था? 2 भागों में। पहला जो भाग था मित्रों उसका नाम था ब्रिटिश भारत, और दूसरा जो भाग था मित्रों उसमें थी क्या? देसी रियासतें। स्वतंत्रता से पूर्व भारत का राज्य क्षेत्र मित्रों कितने भागों में था? 2। पहला ब्रिटिश भारत और दूसरा देसी रियासतें। ब्रिटिश भारत जो था उसमें कितने प्रांत थे मित्रों? 9 प्रांत। और जो देसी रियासतें थी उनकी संख्या कितनी थी मित्रों? 600। इंपोर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखेंगे। स्वतंत्रता से पूर्व भारत का राज्य क्षेत्र 2 भागों में विभाजित था। पहला ब्रिटिश भारत जिसमें 9 प्रांत थे, और दूसरा था देसी रियासतें जिनमें रियासतों की संख्या कितनी बताई गई है? 600। मित्रों ध्यान दें, 600 जो रियासतें थी उन रियासतों में जो 58 रियासतें थी वो 58 रियासतें तो शामिल हो गई कहां पर? पाकिस्तान। 58 रियासतें मित्रों कहां शामिल हो गई? पाकिस्तान में। कितनी रियासतों में से? 600। तो अपने को पता है शेष जो 542 रियासतें थी उनका भारत संघ में मित्रों क्या किया गया था? विलय। क्या किया गया मित्रों? विलय। कितनी रियासतों का? 542 में। कितने में से? 600 में से, क्योंकि 58 रियासतें शामिल हो गई कहां? पाकिस्तान। यहां ध्यान देने का प्रश्न है बिंदुओं, यहां ध्यान देने का एक प्रश्न है बिंदु मित्रों। वो प्रश्न क्या होगा उस प्रश्न को आप सुनेंगे। जो 542 रियासतें थी उन 542 रियासतों में से 3 ऐसी रियासतें थी जिनका भारत में विलय करने के लिए अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की अपन चर्चा करने जा रहे हैं मित्रों। तो ध्यान रखेंगे, उन रियासतों में एक रियासत थी, उस रियासत का नाम था जूनागढ़। ये जूनागढ़ जो रियासत थी मित्रों इसका संबंध था कौन से राज्य से? गुजरात राज्य से। दूसरी जो रियासत थी मित्रों उसकी अपन चर्चा करने जा रहे हैं। रियासत का नाम क्या था? हैदराबाद, जिसका संबंध था कौन से राज्य से? आंध्र प्रदेश। और जो तीसरी रियासत थी मित्रों उसका नाम क्या था? जम्मू कश्मीर। ध्यान देना मित्रों, जो 542 रियासतें जिनका भारत के अंदर विलय हुआ था, इन 542 रियासतों में से 3 ऐसी रियासतें थी जिनका विलय तो किया गया लेकिन विलय करने में अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था। कौन कौन सी? जूनागढ़ गुजरात, हैदराबाद आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर। ध्यान देना मित्रों, इनमें से ऐसी कौन सी रियासत थी जिसको विलय करने का आधार था? और विलय करने का आधार था मित्रों जनमत संग्रह। ऐसी रियासत है जिसको जनमत संग्रह मतलब वोटिंग के आधार पर भारत में उसका विलय किया गया। तो आप उसका आंसर बताएंगे मित्रों क्या? जूनागढ़। जूनागढ़ गुजरात की जो जनता थी उसका जनमत संग्रह करवाया गया, और जनमत संग्रह में वहां की जो जनता थी उन्होंने भारत के पक्ष में विलय करने का अपना जो जनमत है उसको प्रदान किया था।
तो जनमत संग्रह के आधार पर गुजरात की जूनागढ़ रियासत का भारत में क्या किया गया मित्रों, विलय। उसके बाद अपन चर्चा करते हैं ऐसी कौन सी रियासत थी जिसका भारत में विलय करने के लिए की गई थी कार्यवाही। उस कार्यवाही को अपन नाम देंगे क्या, सैनिक कार्यवाही। ऐसी रियासत है जिसको सैन्य कार्यवाही या सैनिक कार्यवाही के माध्यम से उसका विलय भारत में किया गया था मित्रों, उस रियासत का नाम क्या था, हैदराबाद। बची तीसरी रियासत कौन सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर रियासत के जो राजा थे उस राजा ने भारत के पक्ष में विलय पत्र पर क्या कर दिए थे, हस्ताक्षर। भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे जम्मू कश्मीर के राजा ने। क्यों कर दिए थे, क्योंकि जो पाक कबाली थे या पाकिस्तान के जो कबाली लोग थे, पाक कबालियों के आतंक से अपनी उस आम जनता को स्वतंत्र कराने के लिए, उन पर जो अत्याचार हो रहे थे उन अत्याचारों से उस जनता को मुक्त करवाने के लिए जम्मू कश्मीर के राजा ने भारत के साथ विलय पत्र पर क्या कर दिए मित्रों, हस्ताक्षर है। इस प्रकार 542 रियासतों का भारत क्षेत्र में या भारत संघ में क्या हो गया, विलय। ध्यान से सुने मित्रों एक बार दोबारा है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत का राज्य क्षेत्र दो भागों में था। पहला था ब्रिटिश भारत जिसमें 9 प्रांत थे। दूसरी थी देसी रियासतें जिसमें 600 रियासतें थी। 600 में से 58 रियासतें तो पाकिस्तान में शामिल हो गई और 542 रियासतों का भारत में क्या किया गया, विलय। मित्रों ध्यान देने वाला प्रश्न, महत्वपूर्ण बिंदु है, कितनी ऐसी रियासतें थी जिनको भारत में शामिल करने के लिए अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो रियासतों की संख्या थी 3, एक जूनागढ़, एक हैदराबाद और एक जम्मू कश्मीर। फिर प्रश्न बन जाता है कि इन रियासतों को किन आधार पर भारत में विलयित किया गया था। तो आप ध्यान देंगे, जो जूनागढ़ गुजरात वाली रियासत थी उस जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर विलय किया गया। जो हैदराबाद थी उसे सैन्य कार्यवाही के आधार पर भारत में मिलाया गया और जो जम्मू कश्मीर थी वहां के राजा ने पाक कबालियों से वहां की जनता को छुटकारा दिलाने के लिए भारत के साथ विलय पत्र पर क्या कर दिए, हस्ताक्षर। तो यहां तक का मित्रों आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे की चर्चा शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, ये विषय वस्तु का बिंदु हमें आगे किस ओर ले जा रहा है उसकी चर्चा अपन करते हैं। देखिए, रियासतों की विलय की अपन चर्चा कर रहे थे। तो रियासतों का जब विलय हुआ था तो उस विलय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, किसने निभाई थी, तत्कालीन भारत के गृह मंत्री। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है मित्रों, ध्यान रखेंगे इसके बारे में। रियासतों के विलय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तत्कालीन भारत के गृह मंत्री, और गृह मंत्री का नाम क्या था मित्रों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से जितनी भी रियासतें थी उन रियासतों का भारत में क्या कर लिया गया, विलय। जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद जो भारत का क्षेत्र था, राज्य क्षेत्र था, उस राज्य क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित कर दिया मित्रों, 4 भागों। महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ क्षेत्र को कितने श्रेणियों में विभाजित कर दिया। तो श्रेणियां कितनी थी मित्रों, 4 श्रेणियों को नाम दिया गया ए, बी, सी और डी। मैंने आपको ये बिंदु संविधान के भाग की अपन चर्चा कर रहे थे उसमें पिछले वीडियो में बताया था। संविधान का जो भाग है 7, जिसमें अनुच्छेद है 200 कौन सा, 37। अनुच्छेद संविधान का जो भाग 7 है उस भाग 7 के अंदर ही अनुच्छेद 238 है, सॉरी,
अनुच्छेद 238 के अंदर जो संविधान का भाग है 7, उस 7 में जो राज्यों की श्रेणियां थी A, B, C, D 4 प्रकार की श्रेणियां थी, उन्हें 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा मित्रों क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। तो 4 भागों में जो भारत का संघ क्षेत्र था उसे बांट दिया गया था। ए श्रेणी जो थी, इस ए श्रेणी के अंदर तो शामिल किए गए, क्या शामिल किए गए मित्रों, प्रांत। बी श्रेणी के अंदर शामिल थी क्या मित्रों, रियासतें। क्या शामिल थी, रियासतें। यहां से एक प्रश्न बन जाता है, राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो राजस्थान में रियासतों की संख्या कितनी थी, 19, और रियासतों वाले जो क्षेत्र थे वो कौन सी श्रेणी के थे, बी। तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है कि जब भारत का या रियासतों का विलय हुआ था उस समय स्वतंत्रता के बाद राजस्थान कौन सी श्रेणी में शामिल था मित्रों, तो आपको बताना है राजस्थान कौन सी श्रेणी का क्षेत्र था, बी श्रेणी का। उसके बाद अपन चर्चा करते हैं मित्रों, जो सी श्रेणी थी उस सी श्रेणी के अंदर शामिल था चीफ कमिश्नर डिपार्ट। चीफ कमिश्नर जो क्षेत्र थे वो शामिल थे सी श्रेणी में। और यहां से फिर एक पर्सन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में उठ जाता है मित्रों, और राजस्थान का चीफ कमिश्नर डिपार्ट जो था उसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। क्या नाम था मित्रों, अजमेर मेरवाड़ा। तो राजस्थान का सी श्रेणी में शामिल एकमात्र क्षेत्र है, या तो आपको ऑप्शन में अजमेर मिलेगा या दोनों नाम मिल सकते हैं, अजमेर मेरवाड़ा। और जो डी श्रेणी थी मित्रों, इसके अंदर शामिल था अंडमान निकोबार। तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ क्षेत्र को कितनी श्रेणियों में बांटा गया, 4 श्रेणियों का अलग अलग अर्थ बताया गया। ए श्रेणी में प्रांत थे, बी श्रेणी में रियासतें थी जिसमें राजस्थान शामिल है, सी श्रेणी में चीफ कमिश्नर डिपार्ट थे जिसमें राजस्थान का एकमात्र क्षेत्र अजमेर मेरवाड़ा शामिल था, और डी श्रेणी में क्या था मित्रों, अंडमान निकोबार। उसके बाद अपन चर्चा करेंगे मित्रों कि भारत के अंदर जो राज्य क्षेत्र वर्तमान में हमें दिखाई दे रहे हैं उनका गठन किस आधार पर किया गया था, कौन कौन से भारत सरकार के द्वारा आयोग स्थापित किए गए थे। तो यहां तक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे की चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा करते हैं मित्रों अपन इसी बिंदु के आगे। प्रमुख है आयोग, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से निकल कर आएंगे मित्रों, ध्यान से पूरे मनोयोग के साथ आप मेरे को सुनते रहना। प्रमुख आयोग जो है उसकी अपन चर्चा शुरू करें तो प्रमुख आयोग में नंबर 1 पर अपन आयोग पढ़ते हैं, आयोग का नाम होगा धर आयोग। और ये जो धर आयोग है ये कब का है मित्रों, 1948 का। कब का है मित्रों, 1948। क्या था ये धर आयोग, इसका गठन कब हुआ था, इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, और रिपोर्ट में इसने कौन से प्रस्ताव को दिया था, उसकी चर्चा अपन करेंगे मित्रों। धर आयोग 1948 का है, डायरेक्ट प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। धर आयोग का गठन किया गया था, तो मित्रों आपको समय याद रखना है 1948। हुआ क्या था, जैसे ही भारत को स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता मिलते ही जो भारत के अलग अलग राज्य क्षेत्र थे उन्होंने क्या किया, भाषा के आधार पर अलग राज्यों के गठन की मांग शुरू कर दी मित्रों। धर आयोग का गठन क्यों किया गया था 1948 में, उसके लिए कारण बताया गया है। स्वतंत्रता के बाद भारत के राज्य क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की क्या शुरू कर दी, मांग। जैसे ही मांग शुरू की गई तो 2 भाषाओं के जो लोग थे उनमें आपसी सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। तो भारत सरकार ने स्थिति को मद्देनजर रखते हुए क्या किया, समय था
जून 1948। जून 1948 में न्यायमूर्ति, और न्यायमूर्ति का नाम मित्रों आप याद रखेंगे, न्यायमूर्ति का नाम था एस.के. धर। न्यायमूर्ति एस.के. धर की अध्यक्षता में जून 1948 में भारत सरकार ने एक आयोग गठित किया था। उस आयोग का नाम आप याद रखेंगे मित्रों, भाषाई आयोग, या इसको अपन बोल सकते हैं भाषाई राज्य आयोग। भाषाई राज्य आयोग का गठन किया गया मित्रों, और जैसे ही भाषाई राज्य आयोग का गठन हुआ न्यायमूर्ति एस.के. धर की अध्यक्षता में, तो हुआ क्या मित्रों, समय आ जाता है दिसंबर 1948। दिसंबर 1948 में ये जो धर आयोग बना था, इस धर आयोग ने दे दी, क्या दे दी मित्रों, अपनी रिपोर्ट। और रिपोर्ट में इसने क्या प्रस्ताव रखा, इसने कहा कि राज्यों का जो विभाजन का आधार है, या राज्यों के गठन का जो आधार है, वो भाषा नहीं होनी चाहिए। अब भाषा नहीं है तो क्या होनी चाहिए, तो इस आयोग ने किसका सुझाव दिया था मित्रों, प्रशासनिक सुविधा। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है मित्रों, ध्यान रखेंगे इसको। ऐसा कौन सा आयोग था जिसने राज्यों के गठन के लिए प्रशासनिक सुविधा को महत्वपूर्ण स्थान दिया था? वो कौन सा आयोग था मित्रों, धर आयोग। दोबारा देख लीजिए, धर आयोग कब का है मित्रों, 1948। धर आयोग का गठन क्यों किया गया था, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो अलग अलग भाषी क्षेत्र थे, उनमें निवास करने वाले जो लोग थे, उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की क्या शुरू कर दी, मांग। जैसे ही मांग उठाई गई तो भारत सरकार ने जून 1948 में न्यायमूर्ति एस.के. धर, दोबारा सुन लेना मित्रों, न्यायमूर्ति एस.के. धर की अध्यक्षता में इस भाषाई राज्य आयोग का क्या किया, गठन। जैसे ही भाषाई राज्य आयोग का गठन हुआ, उस भाषाई राज्य आयोग ने स्थिति का अवलोकन किया, तो साहब दिसंबर 1948 में आयोग ने अपनी क्या दे दी, रिपोर्ट। और रिपोर्ट में क्या कहा कि राज्यों के गठन का, मित्रों बड़े मनोयोग से सुनना, मैं क्या लाइन बोलने जा रहा हूं, ये लाइन परीक्षा में पूछी जा चुकी, आपको भी इस लाइन का सामना परीक्षा में करना पड़ सकता है, कि जो राज्यों के गठन का आधार है वो भाषा नहीं होना चाहिए, वो आधार क्या होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा। ऐसा प्रस्ताव रखा था कौन से आयोग ने, धर आयोग ने। उम्मीद कर रहा हूं मित्रों आपको ये बिंदु पूरी अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, इसके ऊपर अपने मित्रों के साथ इसको लिंक को भेज दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे YouTube चैनल के जो भी नोटिफिकेशन आपको उपलब्ध होते रहें, और जो भी हमारा नया परिवर्तन होगा वो आपको समय पर उपलब्ध हो जाए। तो मित्रों यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे की चर्चा शुरू करते हैं। आगे देखिए मित्रों, एक समिति अपन देखते हैं, जेवीपी समिति। उन्नीस सौ 1949। इसका मतलब हुआ मित्रों 1948 में समिति का गठन हुआ, और 1949 में समिति ने अपनी क्या दी थी, रिपोर्ट। क्या थी ये जेवीपी समिति, ध्यान देंगे इसके अंदर। इससे पहले मित्रों जो धर आयोग था, जिसने अपने प्रस्ताव में क्या उल्लेख किया था कि राज्यों के गठन का आधार भाषा नहीं होगा, राज्यों के गठन का आधार होगा मित्रों क्या, प्रशासनिक सुविधा।
जेवीपी समिति का गठन 1949 में और रिपोर्ट दी थी कब 1948 में इसका गठन हुआ और 1949 में अपनी क्या दी थी रिपोर्ट। सबसे पहले अपन ये जानते हैं जेवीपी समिति के अंदर सदस्य कौन थे। तो सदस्य में अपन पहला नाम जानते हैं जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू आसानी से याद भी हो जाएगा, जैसे इनका नाम अपन याद रख सकते हैं। जो वी था इस वी से अपन याद रख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मित्रों तीसरा जो सदस्य पी से अपन निकाल सकते हैं उसका नाम था पट्टाभी सितार मैया। ये तीन प्रकार के जो सदस्य थे, इन तीनों प्रकार के सदस्यों का संबंध था मित्रों किससे, जेवीपी समिति। अब धर आयोग ने जैसे ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को कर दिया था, क्या कर दिया था मित्रों, अस्वीकार, तो समाज में, राज्य क्षेत्र में, संघ राज्य क्षेत्र में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो जाते हैं। एक भाषी लोग दूसरी भाषी लोगों को अपना शत्रु मानते हुए उनको नुकसान पहुंचाने का जो कदम है वो उठाने लग जाते हैं। तो स्थिति को मद्देनजर रखते हुए, स्थिति को भांपते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और पट्टाभी सितार मैया ने समिति का गठन किया और समिति का गठन करके अपनी रिपोर्ट देते। सबसे पहले आप ये जानो दिसंबर 1948 में इस समिति का गठन किया गया था और समिति ने अप्रैल 1949 में मित्रों अपनी क्या दी थी रिपोर्ट। और रिपोर्ट में ये कहा था कि राज्यों की स्थापना या राज्यों के गठन का जो आधार है वो गठन का आधार क्या होगा मित्रों, भाषा। धर आयोग ने भाषा के स्थान पर प्रशासनिक सुविधा को महत्व दिया था, जबकि जेवीपी समिति ने कहा था कि राज्यों के गठन का आधार प्रशासनिक सुविधा न होकर मित्रों क्या होगी, भाषा। अब जैसे ही जेवीपी समिति ने इस प्रकार का अपना निर्णय दिया तो साहब क्या होता है, क्षेत्र का नाम था मद्रास। क्या नाम था मित्रों, मद्रास। इस मद्रास क्षेत्र में दो भाषी लोग निवास कर रहे थे, एक तो था तेलुगु और एक था तमिल। तेलुगु और तमिल भाषी क्षेत्रों का निवास था कहां पर मित्रों, मद्रास। तो जैसे ही जेवीपी समिति ने इस प्रकार का निर्णय दिया कि राज्यों के गठन का आधार भाषा होगी, प्रशासनिक सुविधा नहीं होगी, तो मद्रास के अंदर जो तेलुगु भाषी क्षेत्र था, इस तेलुगु भाषी क्षेत्र को सरकार को मजबूरन अक्टूबर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, ध्यान रखेंगे इसको, अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य गठित हुआ था। और भारत का पहला राज्य गठित हुआ था मित्रों कौन सा, उस राज्य का नाम था आंध्र प्रदेश। बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में ऐसा प्रश्न देखने को मिला है कि भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा गठित हुआ था, तो राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश। मित्रों आंध्र प्रदेश जो था वो किससे अलग हुआ था, मद्रास। क्यों हुआ था, क्योंकि मद्रास में दो भाषाओं के लोग थे, दोनों के अंदर भाषा को लेकर विवाद था। जैसे भाषा को लेकर विवाद था तो जेवीपी समिति की रिपोर्ट के आधार पर तेलुगु भाषी क्षेत्र को अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया। बाकी जो तमिल भाषी क्षेत्र बचा था मित्रों, इस तमिल भाषी क्षेत्र को बाद में नाम दे दिया गया था किसका मित्रों, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के अंदर तमिल भाषी क्षेत्र है और तेलुगु भाषी क्षेत्र को उपमा दे दी कौन से राज्य की मित्रों, आंध्र प्रदेश। अब आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न साझा करने जा रहा हूं। जैसे ही इस प्रकार के राज्य का गठन हुआ था तो एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, नाम ध्यान रखना है मित्रों उसका, पोटी श्री रामुलु। पोटी श्री रामुलु नामक जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे
वो इस बात के विरोध में थे कि तमिल और तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। लेकिन जब उनके विपक्ष में निर्णय सुनाया गया तो पोटी श्रीरामुलु जो 56 दिन से अनशन पर थे, 56 दिन से जिन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर रखी थी, इस आंदोलन में पोटी श्रीरामुलु नामक कांग्रेसी कार्यकर्ता का 56 दिन अनशन या भूख हड़ताल के बाद क्या हो गया था? निधन। इस बिंदु में आपको क्या क्या बिंदु याद रखने हैं मित्रों? जेवीपी समिति 1948 में गठित होती है, 1949 में अपनी रिपोर्ट देती है। इसके तीनों सदस्य महत्वपूर्ण, आप उसके बारे में याद रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सितारे मैया। समिति का गठन दिसंबर 1948 में हुआ था। समिति का गठन होते ही समिति ने कहा था कि राज्यों के गठन का आधार है, क्या है? भाषा। ऐसा उसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में दिया। जैसे ही इस प्रकार का निर्णय आया तो तमिल और तेलुगु भाषी क्षेत्र जो मद्रास था, उसमें तेलुगु भाषी क्षेत्र को आंध्र प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया था मित्रों। कब? अक्टूबर 1953। इस बड़े ऐतिहासिक फैसले के बाद, एक बड़े कदम के बाद, एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे जिन्होंने अनशन कर रखा था, जिन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर रखी थी। इस आंदोलन के दौरान 56 दिन भूख हड़ताल के बाद पोटी श्रीरामुलु नामक कांग्रेसी कार्यकर्ता का मित्रों क्या हो गया था? निधन। उसके बाद हम आपको एक और महत्वपूर्ण आयोग के बारे में बताएंगे, उसकी चर्चा अपन करेंगे। उस आयोग का नाम होगा मित्रों फजल अली आयोग। क्या नाम था मित्रों? फजल अली आयोग। चर्चा करेंगे उसकी। एक बार यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों। आगे का बिंदु देखते हैं मित्रों। हेडिंग लगा सकते हैं आप, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग जो था मित्रों, इस फजल अली आयोग का संबंध था कब से मित्रों? 1953। क्या कहता है ये आयोग? फजल अली आयोग का गठन किया गया था 1953, और 1953 में भी अपन माह की बात करें तो दिसंबर 1953 में न्यायमूर्ति का नाम फजल अली, न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में दिसंबर 1953 में भारत सरकार ने 3 सदस्यीय, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है मित्रों, 3 सदस्यीय एक आयोग का गठन किया था। उस आयोग का नाम था फजल अली आयोग। अब उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, 3 सदस्यीय जो ये आयोग था, इस आयोग के अध्यक्ष का नाम हो गया फजल अली, तो 2 और सदस्य कौन थे जो इस आयोग में शामिल थे? तो उसका नाम आपको याद रखना है, H.N. कुंजरू। क्या नाम था मित्रों? H.N. कुंजरू, जिसे अपन हृदयनाथ कुंजरू भी कह सकते हैं, और एक का नाम था K.M. पणिकर। K.M. पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू जो थे वो 2 और सदस्य थे इस फजल अली आयोग के। टोटल 3 सदस्य इसमें शामिल थे, जिसमें अध्यक्ष का नाम था न्यायमूर्ति फजल अली। भारत सरकार को इस आयोग का गठन करने के लिए क्या कारण ऐसा हो गया था कि इस आयोग का गठन करना पड़ा? तो कारण मित्रों क्या था? इससे पहले जेवीपी समिति की रिपोर्ट के आधार पर जैसे ही अक्टूबर 1953 में
तेलुगु भाषी क्षेत्र को आंध्र प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया, तो अन्य भाषाओं के जो क्षेत्र थे वहां के लोगों ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को और अधिक तेज कर दिया। इस भाषा रूपी राज्य के गठन की प्रक्रिया रूपी आंदोलन को और अधिक गति मिलती है, तो भारत सरकार ने फजल अली आयोग का गठन किया। 3 सदस्यीय ये आयोग था। इस आयोग ने मित्रों अपनी रिपोर्ट दी थी कब? 1955 में। और रिपोर्ट में ये कहा था कि जो राज्यों की स्थापना, राज्यों के गठन का जो माध्यम रहेगा वो आधार क्या रहेगा मित्रों? भाषा। तो इन 3 प्रकार के आयोग में अपन ने एक महत्वपूर्ण बिंदु ये देखा कि सभी प्रकार के आयोगों ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग रखी। एकमात्र आयोग ऐसा था जिसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को स्वीकार नहीं किया, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को स्वीकार किया। उसका नाम था धर आयोग। तो मित्रों, जैसे ही फजल अली आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्यों का गठन किस आधार पर होगा? भाषा के आधार पर है, लेकिन फजल अली आयोग ने इसके लिए कुछ सिफारिशें भी रखी। वो सिफारिशें क्या थी? तो उन सिफारिशों को अपन देख लेते हैं। सिफारिश में ये कहा गया कि एक भाषा, एक राज्य का क्या किया जाएगा? विरोध। महत्वपूर्ण बिंदु है। ऐसा सिफारिश करने वाला आयोग कौन सा था मित्रों? फजल अली आयोग। क्या कहता है कि एक भाषा एक राज्य का विरोध किया जाएगा। किसी एक क्षेत्र में, किसी एक प्रदेश के अंदर एक भाषा ही बोली जाएगी, ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं होगा। दूसरा, जो राज्यों की 4 प्रकार की श्रेणियां थी, अभी मित्रों आपको बताया था A, B, C और D। जो राज्यों की 4 प्रकार की श्रेणियां थी, उन चारों प्रकार की श्रेणियों को समाप्त करके एक ही प्रकार की श्रेणी का गठन कर देना चाहिए। ये सिफारिशें दे रहे हैं मित्रों। कौन सा आयोग दे रहा है? फजल अली आयोग। और इसी फजल अली आयोग ने अपनी सिफारिश में तीसरा बिंदु क्या कहा था कि इसमें देश की एकता, सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें देश की एकता और अखंडता को महत्व दिया जाएगा। ऐसा प्रस्ताव रखा था मित्रों कौन से आयोग ने? फजल अली आयोग। अब जैसे ही फजल अली आयोग ने इस प्रकार की सिफारिशें रखी, तो साहब भारत के अंदर जो राज्य थे उनके गठन की प्रक्रिया क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। इसी आयोग ने यह बताया था कि जो भारत के राज्य हैं उन राज्यों की संख्या तो कर देनी चाहिए कितनी? 16, और केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाए कितने? 3। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। इस आयोग ने यह कहा था कि जो भारत के अंदर राज्य क्षेत्र हैं उन राज्यों की संख्या निर्धारित की 16 और केंद्र शासित प्रदेश बताए मित्रों कितने? 3। लेकिन भारत सरकार ने इस फजल अली आयोग की अनुशंसाओं में कुछ सुधार करते हुए ये निर्णय किया था कि जो भारत की राज्य हैं उन राज्यों की संख्या रखी जाएगी 14 और केंद्र शासित प्रदेश रखे जाएंगे कितने? 6। ये बात मैं आपको बताना चाहता था। इस बात तक लाने के लिए मैंने आपको इस प्रकार के बिंदु समझाए हैं, आपके साथ साझा किए हैं। मूल संविधान में या 1956 से पहले, 1956 के बाद जो राज्य गठित हुए थे उससे पहले भारत के अंदर राज्यों की संख्या कितनी थी? 14। और आज राज्यों की संख्या मित्रों कितनी? 28। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या उस समय मित्रों कितनी थी? 6, जो बढ़कर आज मित्रों कितनी हो गई? 8। जानेंगे अपन वो 14 राज्य कौन से थे, जानेंगे अपन वो 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन से थे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। मित्रों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी इस सुविधा का लाभ उठा सकें। अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।